नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। सरकार बन गई, केंद्रीय कैबिनेट ने अपने अपने कार्यभार संभाल लिए, ऑफिसेस संभाल लिए। 2 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह भी लगभग हो गया। आंध्र प्रदेश में हो चुका है और उड़ीसा में आज शाम तक हो जाएगा। लेकिन अब वक्त इस बात का है कि जो पूरी तरीके से सफाचट हो गए इस चुनाव में, उनका क्या रहा, वो क्यों पूरी तरीके से गायब हो गए, क्यों उनका वोट बैंक एकदम मटिया मेट हो गया। बसपा जैसी पार्टियों की बात कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश में आज के डिस्कशन में बसपा की ही बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी वक्त में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ अपने वोट बैंक को संभाले रखने वाली बहुजन समाज पार्टी आखिर आज क्यों उसका कोर वोटर ही उससे अलग हो गया। शून्य पर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी आ चुकी है। बात यह नहीं है, बात मुख्य यह है कि वो खेवनहार जो बहुजन समाज पार्टी के किसी वक्त में खेवनहार हुआ करते थे, आज की तारीख में वो अखिलेश यादव के मजबूत स्तंभ बनकर के सामने आए हैं। यानी कि उन्होंने चुनाव जीता, उन बहुजन समाज पार्टी से आए कैंडिडेट्स ने चुनाव जीता जिनको मायावती ने या तो टिकट नहीं दिया या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मायावती ने इस चुनाव में कहां गलती की और आगे की उनकी रणनीति कैसी हो, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी लगातार मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है नए डिस्कशन में। बहुजन समाज पार्टी 10 साल मतलब 5 साल में 2019 के चुनाव से अगर कंपेयर करें और 2024 के चुनाव में लगभग वो 2014 वाली पोजीशन में कम से कम सीटों के मुकाबले में खड़ी हुई है। वोट शेयर 14 में फिर भी ज्यादा था, इस बार तो एकदम डाउन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल 14 में शून्य पे थी बहुजन समाज पार्टी। 19 में सपा के साथ गठबंधन हुआ तो 10 सीटें लाई और वोट शेयर 19.5% था। लेकिन 2024 यानी 5 साल में ही जैसे ही चुनाव में अकेले जाती है तो वोट शेयर 10% ड्रॉप होता है और 9.5% वोट शेयर यानी वोट हासिल किए सपा ने, लेकिन सीटें फिर वही 0। तो अगर आप इसका विश्लेषण करें तो समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट बांटे वो सही नहीं थे। दूसरी तरफ बसपा के अपने जो नेता थे एक समय में, जो उनसे टूट कर अलग होते चले गए समय समय पे, और वो सपा में गए। एक तरीके से बसपा के जो फाउंडर मेंबर्स हुआ करते थे, बसपा की सरकारों में जो मंत्री हुआ करते थे, बसपा की सरकारों में जो कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पद पे हुआ करते थे, बसपा में जो मायावती के बेहद करीबी हुआ करते थे, ऐसे 13 नेता हैं जो सपा में गए और जीत करके सांसद बने हैं। तो इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रयोग, कुछ लोग कह रहे हैं संयोग, कि अखिलेश यादव ने दूसरे दलों के नेताओं को लिया और उनको टिकट दिया। लेकिन ना ये प्रयोग है ना संयोग है। अखिलेश यादव ने बहुत दूर की सोची उन्होंने कि भाई उनका जो अपना वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है पिछड़ों का, वो तो है ही, नए वोट कैसे जोड़े जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दलित समाज के वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने बसपा के बड़े पुराने नेताओं को लाए, पीडीएफ फॉर्मूला में उनको फिट किया, टिकट दिया और वो जीत करके आज पहुंचे। यानी ओबीसी और दलित वोट शेयर जो कि भाजपा के पास जा रहा था, कुछ भाजपा कुछ बसपा, वो सब सपा के पास आया। बड़ा प्रयोग किया, मतलब बहुत बड़ा प्रयोग सीट पर, सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट को उतार देना, ये भी अपने आप में एक बड़ा और साहसिक फैसला माना जाएगा। अयोध्या सीट देख लीजिए आप देखिए, पीडीए को लेकर के बहुत आलोचना हो रही थी अखिलेश यादव की कि भाई पीडीए क्या है, राज्यसभा के चुनाव में पीडीए नहीं दिखा तो कुछ लोग उनसे अलग हो गए, पल्लवी पटेल उनसे अलग हो गई, पीडीएम बना लिया उन्होंने। लेकिन आप पीडीए देखिए, कारगर रहा। आपने जो कहा बहुत साहसी फैसला, अखिलेश यादव ने बहुत दूर की सोची कि भाई हम पे आरोप लगता रहा मुस्लिम और ओबीसी यादव, ये तो हमको वोट मिल ही रहा, हम अलग से कहां से वोट लाएं लोगों को। तो पीडीए जो उनका नारा था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा, जो भी उसको जोड़ लीजिए, जो नाम दीजिए, तो उन्होंने दलित मतदाताओं की तरफ एक तरीके से कहा जाए उन्होंने अपना विजन दिया। बसपा के पुराने बड़े नेताओं को लाए, पीडीए में फिट किए। और आप देखिए ऐसे ऐसे नेता जो कि बसपा की कोर फाउंडर मेंबर्स में थे, बसपा की धुरी हुआ करते थे, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, राम भुआल निषाद, आर के चौधरी, लखनऊ। आप देखिए तमाम जो बसपा के अच्छे नेता, बड़े नेता हुआ करते थे अपने अपनी, वो सब सपा से जीत करके सांसद बन गए और सब पीडीए हिट हुआ है। इस बार पीडीए हिट हुआ है। एक बात नहीं समझ में आती है, अखिलेश यादव ने जो किया वो किया, उनकी जो तैयारी थी उस तैयारी पर, उनकी रणनीति पर मतदाताओं ने मुहर लगाई और वो ठीक ठाक संख्या में ऐतिहासिक सांसदों के साथ
अब दिल्ली में बैठेंगे। बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? क्योंकि 10 सांसद पिछली बार थे, इस बार शून्य पर आ गई। आकाश आनंद को मायावती पहले ही किनारे कर चुके हैं। क्या आकाश आनंद की फिर से वापसी हो जाएगी? क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से उभार हुआ है, और खास तौर पर उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी सीट के इर्द गिर्द जहां से मायावती ने अपनी सियासी शुरुआत की थी, और जहां से खुद मायावती जिस इलाके से लगभग आती हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद बड़ी मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। और जो सीटें खाली हुई हैं, अभी जो लोकसभा चुनाव जो उम्मीदवार लड़े हैं, जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, उन पर भी कहा जा रहा है कि सारी की सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट जो है चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो ये आरक्षण और संविधान बचाने वाली जो बात थी, जो हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि सपा ने कैसे दलितों को जोड़ा अपने साथ, तो ज्यादातर जो दलित कम्युनिटी से जुड़े उनसे वोट उनके पास गया पीडीए कॉम्बिनेशन में। वो इसीलिए गया कि भाजपा के आरक्षण और संविधान वाले बयानों से वो परेशान हुए, और इसलिए वो सपा की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ गया। ठीक बात। अब मुझे लगता है कि यही चाबी भी बनेगा बसपा के लिए कि वो अपना जो खोया हुआ वोट शेयर है, यानी टोटल दलित मतदाताओं में से 55% से ज्यादा जो जाटो मतदाता हैं जो टूटे हैं इस बार, उनको वापस लाना। क्योंकि उनकी बात करना, उनके आरक्षण की बात करना, उनके संविधान की बात करना, उनके अधिकार की बात करना बसपा अब शुरू कर देगी, फिर से अपने पुराने पैटर्न पे आएगी। बीच में भटकाव आया, उन्होंने देखे कितने मुस्लिम नहीं, लेकिन आकाश आनंद ने जो लाइन पकड़ी वो कहीं ना कहीं ठीक लाइन थी, जिसको बीच चुनाव में रोक दिया गया। भाजपा को जितना अटैक करते, मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ बोलने उनके अपने जो दलित मतदाताओं को अच्छा लग रहा था। तो बसपा भटकाव, सिर्फ और सिर्फ भटकाव की वजह से पूरा का पूरा चुनाव हारी। एक तो उन्होंने जो बाद में प्रेस नोट जारी किया कि मुस्लिम कैंडिडेट्स पे हमने भरोसा जताया, लेकिन हमको वोट नहीं मिला, हम आगे से सोचेंगे। ये बहुत इमेच्योरिटी है। मतदाता एक जैसा होता है, अगर आप उसको सेक्टर्स में बांटेंगे। मैं इस पर भी आना चाहूंगा। ये नुकसान किया है। एक तो आकाश आनंद को बैठा देना, ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। इसीलिए आप देखिए कि अपने लिए कम वोट मांग रहे थे, उनके जो अपने मतदाता थे वो टूट के मतलब चले गए। वो नंबर्स में दिख रहा है, लगभग 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हारे हैं, उनका जो अंतर था हार का, उससे ज्यादा वोट उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। साइमल्टेनियसली ये भी हमको दिख रहा है कि लगभग 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का कमोबेश नुकसान करने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी रही। तो एक बी टीम वाला जो तमगा था वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है इस पूरे चुनाव में। रिवर्स कर गया। कुल मिलाकर के बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बैक फायर कर गया। हर कोई पूरे चुनाव में ये आरोप लगाता रहा कि बसपा जो है बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, लेकिन यही बैक फायर कर गया। उल्टा इन्हीं के जो मतदाता थे वो चले गए सीधे इंडिया गठबंधन की तरफ, तो उससे इंडिया गठबंधन मजबूत। क्या ये जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया बी टीम वाला, ये भी संविधान वाले नैरेटिव के साथ जुड़ करके गया विपक्ष के? देखिए, बिल्कुल मतदाताओं को लगा, जो ओबीसी और पिछड़े बिरादरी के, दलित बिरादरी के मतदाता, उनको ये लगा कि भाई हमारी पार्टी जो बहुजन का नाम लेके चुनाव लड़ती थी वो तो खुद उनके लिए बैटिंग कर रही है। और दूसरी बात कि आरक्षण और 400 पार और ये बातें, ऐसा उनको लगा, भयभीत हुए कि भाई हमारा आरक्षण खत्म ना हो जाए। तो उनके लिए सबसे मजबूत विकल्प क्या था कि भाई उनकी अपनी पार्टी दूसरे के लिए बैटिंग कर रही है, और जो जिसके लिए बैटिंग कर रही है वो आपका आरक्षण छीन लेगी। तो उन्होंने नया विकल्प तलाशा, इंडिया गठबंधन। और आप देखिए कि अचानक से एक बड़े मैंडेट के साथ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। एक आपने अभी जिक्र किया बातों बातों में कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया बहुजन समाज पार्टी ने और सीधे तौर पर कहा कि मुसलमानों को टिकट देना उनके लिए एक तरीके से गलत फैसला हुआ, मुस्लिम वोट उनको नहीं मिला। क्या ये बहुजन समाज पार्टी के आगे की रणनीति की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि 27 का विधानसभा का चुनाव है, और अगर जो कयास लगाए जा रहे, जो चर्चाएं उत्तर प्रदेश में हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाली है क्या? देखिए, इस बयान को देख के लगा कि बड़ा इमेच्योर बयान है ये। ठीक है, आप चुनाव हारे हैं, आप उसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन ये कहना कि हमको गलती हो गई हमसे, हम आगे सोचेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी के सामने चुनौती है कि बाकी सब तो छोड़िए, पहले अपना जो उनका अपना कोर वोट है उसको सहेज के रखिए, जो छिटक गया है। भाजपा के साथ जाना मुझे लगता है अभी दूर की सोच है। पहले अपना वोट जुटाना, अपने लोगों को जोड़ना, जाटो बिरादरी को जोड़ना, दलित मतदाताओं को जोड़ना,
ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और चुनाव जब आएंगे पास में तो नए समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, उस वक्त मुझे ऐसा नहीं, लगता है देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स, ना सिर्फ जाटव बल्कि नॉन जाटव भी जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ है, उससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ, वो तो दिख रहा है साफ तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ, जो गैर जाटव वोटर उनकी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के उनके साथ जुड़ा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनने की आपको उम्मीद लग रही है, क्योंकि दोनों को दलित वोटर्स की जरूरत होगी। अगर आपको उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को कमजोर करना है तो आपको दलित वोटर को कंसोलिडेट करना होगा। बिल्कुल आपको करना होगा। और आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बसपा और भाजपा का गठबंधन ना हो जाए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। देखिए, हो सकता है, क्यों, जब सपा का और बसपा का हो सकता है तो बसपा और भाजपा का क्यों नहीं हो सकता? जबकि बसपा ने तो एक बार मदद भी की है और बीजेपी ने भी बसपा की मदद की है, तो बिल्कुल हो सकता है। और बहन जी ने मतलब कई बार मंचों से इस बात का जिक्र किया, गेस्ट हाउस कांड का जब जिक्र आया तब तक उन्होंने बीजेपी की बात की है वहां पर। देखिए, कई तरीके के बेमेल गठबंधन देखे जा चुके हैं आज की सियासत में। शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई, सपा बसपा के साथ खड़ी हो गई, बीजेपी पीडीपी के साथ खड़ी हो गई। तो बीजेपी और बीएसपी अगर साथ में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हो सकता है कि फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, क्योंकि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई क्या आकाश आनंद को फिर कमान मिलेगी बहुजन समाज पार्टी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के? आखिरी सवाल। देखिए, अगर बीजेपी के साथ जाने की सोच होगी तो फिर कमान नहीं मिलेगी, या तो उनको बोल दिया जाएगा कि आपको इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। क्योंकि जहां वो भाजपा पर अटैक करेंगे तो जो दलित कम्युनिटी को अच्छा लगता है, तालियां बज रही थी जो वो बोल रहे थे, तो बसपा मजबूत होगी, बीजेपी भी उसी वोट के सहारे है। तो मुझे लगता है कि बहुत बैलेंस चलना होगा। अगर ये गठबंधन बनता भी है, जो कि हाइपोथेटिकल है, अभी दूर की सोच है, तो भी बहुत बैलेंस चलना होगा, क्योंकि दोनों ही इस प्रदेश में जो सबसे बड़ी आबादी है, दलित आबादी है, उस पर निर्भर कर रही है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी हार का जो उसका जो बहुत बड़ा झटका था उससे उबरने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी किस रणनीति पर काम करती है, क्योंकि जो इस चुनाव का उसका फैसला था कि एक लिटमस टेस्ट किया जाए कि अकेले दम पर हमारे पास कितना बचता है, तो उसका रिजल्ट यही आया कि देखिए, अकेले दम पर आज की तारीख में कम से कम जब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरी है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद उसको इतना बड़ा डेंट लगा इस चुनाव में। तो बहुजन समाज पार्टी का अपना जो कोर वोटर है वो 3% के आसपास इंडिया अलायंस में जब शिफ्ट होता है तो एक नई रणनीति की जरूरत पड़ती है। और मुझे लग रहा है कि 2027 में कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है बहुजन समाज पार्टी के भीतर। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।